Hello students, welcome to Droanacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 26th January 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल आईएएस कैडर रूल्स से रिलेटेड है. तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईएएस कैडर रूल्स 1954 का जो रूल 6 है उसके अंदर कुछ 4 अमेंडमेंट्स प्रपोज की हैं और ये बेसिकली डेप्यूटेशन से डील करता है. नाउ इसे लेकर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनसे उनका व्यू मांगा गया एंड जो डेडलाइन रखी गई थी दैट वाज जनवरी 25, 2022. तो जनवरी 25 तक जो स्टेट्स थे उनको अपना व्यू सबमिट करना था विद रिगार्डिंग टू दिस अमेंडमेंट टू आईएएस कैडर रूल्स 1954. नाउ इस पूरी अमेंडमेंट को, इस पूरे इशू को हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अगर हम इसे क्विकली अगर सम करें तो ये जो अमेंडमेंट की गई है टू द आईएएस कैडर रूल, इससे जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं या फिर आईपीएस या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर्स हैं उनको यूनियन गवर्नमेंट में या फिर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ में डिप्यूट किया जा सकता है विदाउट टेकिंग स्टेट गवर्नमेंट्स नॉट. स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर भी इन ऑफिसर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट में या मिनिस्ट्रीज़ में डिप्यूट किया जा सकता है. तो इस पूरे इशू को लेकर स्टेट गवर्नमेंट से उनके व्यूज़ मांगे गए थे, उनके कंसेंट मांगा गया था. नाउ सो फार जो 16 स्टेट्स हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, जिनमें से 7 स्टेट्स हरियाणा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, ये मेनली वो स्टेट्स हैं विच आर गवर्न बाय बीजेपी एंड इन स्टेट्स ने अपने कंसेंट दे दिया है. दे हैव गिवन देयर कंसेंट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रपोजल. हाउएवर इनमें से इसके अलावा 5 स्टेट्स ऐसी हैं जैसे कि उड़ीसा, मेघालय, झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, जिन्होंने भी रिस्पॉन्ड कर दिया है बट दे हैव अपोज्ड दिस अमेंडमेंट. सो बेसिकली 7 स्टेट्स ने अप्रूव कर दिया और यहाँ पे जो 5 स्टेट्स हैं दे हैव अपोज्ड दिस अमेंडमेंट. इसके अलावा 3 अदर स्टेट्स लाइक केरला, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, इन्होंने रिटन में प्राइम मिनिस्टर को दे दिया है टू रजिस्टर देयर ऑपोजिशन. वेल क्योंकि अभी तक 16 स्टेट्स ने ही रिस्पॉन्ड किया है तो जनवरी 25 जो कि डेडलाइन रखी गई थी फॉर स्टेट्स टू रिस्पॉन्ड, लेकिन अभी तक सिर्फ 16 स्टेट्स ने रिस्पॉन्ड किया है, जिसे लेकर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन ये अनदर रिमाइंडर सेंड करने वाले हैं इस वीक के अंदर, ताकि जो बाकी स्टेट्स भी हैं वो भी इस अमेंडमेंट को लेकर अपना रिस्पॉन्स दें. इससे पहले भी स्टेट्स को अप्रोच किया जा चुका है, रिमाइंड किया गया है. दिसंबर 20, दिसंबर 27 एंड इवन जनवरी 6 को भी स्टेट्स को कहा गया कि वो अपने कमेंट्स, अपना रिस्पॉन्स इस पर्टिकुलर कैडर रूल्स को लेकर सबमिट करें. नाउ अगर इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल को हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखें तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. पेपर 2 में ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. सिविल सर्विसेज से टॉपिक रिलेट करता है. तो ये क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं आईएएस कैडर रूल्स में, इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं. नाउ अगर हम ऑल इंडिया सर्विसेज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो इट वाज मेनली सरदार पटेल who actually championed the creation of IAS and IPS as all India services. So इस all India service में जो members हैं they would be recruited and appointed by the center and then they will be allotted to various states and इसके वजह से they could serve both state as well as center. इसे लेकर सरदार पटेल ने इवन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी एक स्टेटमेंट दी थी. दे सेड दैट द यूनियन विल गो एंड यू विल नॉट हैव अ यूनाइटेड इंडिया इफ़ यू डोंट हैव अ गुड ऑल इंडिया सर्विस. कि यूनाइटेड इंडिया के लिए ऑल इंडिया सर्विस का होना बहुत ज़रूरी है सो दैट इट हैज़ इंडिपेंडेंस टू स्पीक आउट इट्स माइंड विच हैज़ सेंस ऑफ सिक्योरिटी. तो मेनली ऑल इंडिया सर्विसेज की अगर हम बैकग्राउंड डेवलपमेंट देखें तो हिस्टोरिकली सरदार पटेल हैज़ एक्चुअली चैम्पियन फॉर दिस अलॉट. अच्छा, अब यहाँ पे समझते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज में जो ऑफिसर्स की सेंट्रल डेपुटेशन होती है इसका प्रोसीजर क्या है.
पहले अभी तक क्या होता था उस प्रोसीजर को समझेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे कि इस प्रोसीजर में क्या क्या अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं। तो अगर ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए जो ऑफिसर्स हैं उनको जब सेंट्रल डेपुटेशन के लिए भेजा जाता है, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, दिस इज़ मेनली अ कंसल्टेटिव प्रोसेस। इसके अंदर सेंटर, स्टेट और जो ऑफिसर्स कंसर्न्ड हैं, इन सबको इस प्रोसेस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो अभी तक इस पूरे प्रोसेस के लिए क्या होता था कि जो स्टेट है वो एक ऑन ऑफर जैसे लिस्ट बनाती है ऑफिसर्स की, और जो सेंटर है वो सिर्फ उन्हीं ऑफिसर्स को चूज़ करते हैं जो कि उन लिस्ट के अंदर मेंशन्ड हैं। ना इसे लेकर जो हमारे एग्जिस्टिंग आईएएस कैडर रूल्स के अंदर जो रूल 6 है, इट बेसिकली स्टेट्स दैट कि जो कैडर ऑफिसर्स हैं दे कैन बी डिप्यूटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी और स्टेट में या फिर किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर भी जो कैडर ऑफिसर्स हैं उन्हें डिप्यूट किया जा सकता है, बट ओनली विद द कॉन्करेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसके साथ कॉन्करेंस में रहकर कंसल्ट कर ही ये चीज़ की जा सकती है। हाउएवर इस रूल के अंदर ये प्रोविज़न भी मेंशन है कि बाय चांस देयर इज़ अ केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, तो ऐसे केस में जो मैटर है वो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, बट एक कंसल्टेशन की पावर स्टेट गवर्नमेंट को ये राइट दिया गया है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली सेंटर और स्टेट दोनों ने ही इस प्रोविज़न को अपने पॉलिटिकल कंसिड्रेशंस के लिए एट टाइम्स यूज़ किया हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल मई 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिलेटरी एक ऑर्डर इशू किया फॉर द सेंट्रल डेपुटेशन ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल जस्ट बिफोर हिज लास्ट डे इन द सर्विस। उनके सर्विस के लास्ट डे से पहले ही वॉज टेकन फॉर द सेंट्रल डेपुटेशन, और ये डिसीजन यूनिलेटरली सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया। कुछ स्टेट्स भी इसे मिसयूज़ करती हैं, दे विद होल्ड द नेम ऑफ सम ऑफिसर्स। कुछ ऑफिसर्स के नाम ही वो मेंशन नहीं करते फॉर सेंट्रल डेपुटेशन। इवन समटाइम्स ये डिले देयर रिलीफ, अगर सेंटर ने उनका नाम पिक कर दिया तो बहुत जल्दी उनको रिलीफ भी ग्रांट नहीं करते हैं। तो बेसिकली ये जो डेपुटेशन प्रोसेस है, ये जो हेल्दी कन्वेंशन था, इसकी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिसाइजेशन हो चुकी है। अब हम जो करंटली न्यूज़ चल रही है उस चीज़ को समझते हैं। तो जो रूल 6 है ये बेसिकली डेपुटेशन से डील करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल 6 के अंदर 4 अमेंडमेंट्स प्रपोज की हैं, जिनमें से 2 अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो कि मेजरली डिस्ट्रेसिंग हैं, जिसको लेकर ये पूरा का पूरा इशू न्यूज़ में आ रहा है। पहली चीज़ दैट इट इज़ प्रोवाइडिंग फिक्स नंबर ऑफ आईएएस ऑफिसर्स फॉर डेपुटेशन। मतलब एक न्यू प्रोविजन इसमें ऐड किया जाएगा। इट विल मेक इट मैंडेटरी फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स to provide certain fixed number of IAS officers for central deputation every year। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए नंबर फिक्स कर दिया जाएगा एंड इट विल बी मैंडेटरी फॉर द स्टेट कि वो अपने ऑफिसर्स को सेंट्रल डेपुटेशन पे भेजें। नाउ ये जो प्रपोज अमेंडमेंट है, ये एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट को कंपेल करती है to offer their IAS officers for central deputation, even when these officers themselves may not wish to go on central deputation, but ये compel कर रहा है state government को to do so। Now there is shortage of IAS officers now। अगर इसको लेकर हम reasons देखें तो जो junior level post हैं वहाँ पे there are poor working conditions, and जो senior level post के लिए जो empanelment होती है, that entire system is very opaque and arbitrary। And also there is lack of security of tenure at all levels। ये कुछ main real reasons हैं जिसकी वजह से there is shortage of IAS officers, and center need to address this issue as well। तो ये पहला इशू है जिसके अंदर स्टेट्स को मैंडेटरी कर दिया गया है कि उनको फिक्स नंबर ऑफ अपने कैडर ऑफिसर्स को सेंट्रल डेपुटेशन पे भेजना है। इस प्रोविज़न को लेकर काफ़ी डिस्ट्रेस है। इसके अलावा वो सेकेंड प्रोविज़न जो कि डिस्ट्रेसिंग है वो ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी ऑफिसर की सर्विस चाहिए इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, तो ऐसे केस में जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे उस ऑफिसर को रिलीज़ करना होगा। तो मतलब पहले जो लिस्ट बनाया करती थी स्टेट, तो सेंटर उन्हीं में से चूज़ करता था ऑफिसर्स, लेकिन अब अगर सेंटर को किसी भी ऑफिसर की सर्विस चाहिए फॉर सेंट्रल डेपुटेशन, तो उस केस के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को उस ऑफिसर को रिलीव करना होगा। तो इसे लेकर ये कंसर्न्स काफ़ी उठ रहे हैं कि ये जो प्रोविजंस ऐड किए गए हैं दे कैन बी मिसयूज्ड फॉर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस।
तो ये दो मेन अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो कि जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा इशू डिस्ट्रेसिंग हो जाता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ना। फाइनली ये जो IAS कैडर रूल्स के अंदर जो अमेंडमेंट प्रपोज की गई हैं, अगर हम इसके इश्यूज़ को समझें तो सबसे पहले तो ये जो चेंजेस आए हैं इसकी वजह से जो IAS ऑफिसर्स हैं उनकी इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी, उनका मोराल, इसके ऊपर इम्प्लीकेशन हो सकती है। साथ ही में जो स्टेट्स हैं उनके जो राइट्स हैं उनकी यहाँ पे एक तरह से इन्फ्रिंजमेंट हुई है। तो बेसिकली स्टेट्स का राइट जिसके थ्रू दे यूज टू डिप्लॉय IAS ऑफिसर एज दे डीम बेस्ट, स्पेशली जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन उसका कटिंग एज स्टेट लेवल पे होता है, तो स्टेट में प्रेफर ऑफिसर्स ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज टू हैंडल एज मेनी पोस्ट एज पॉसिबल। तो इस वजह से इन पॉसिबल कोर्स ऑफ टाइम IAS विल लूज इट्स शीन and the best and the brightest candidate will no longer opt for the IAS. Now ये भी कहा जा रहा है that this is somewhere seen as against cooperative federalism, जैसे कि हमारे पास SR बोमाए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था that states have an independent constitutional existence and they have an important role to play in the political, social, educational and cultural life of the people of India as the union does. They are neither satellites nor the agents of center. तो बेसिकली एक फेडरल सेटअप में डेफिनेटली इट्स इनएविटेबल कि जो डिफरेंसेस हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं जो कि विद टाइम सेंटर और स्टेट्स के अंदर आते हैं, उसे पूरी तरीके से अवॉइड करना तो इनएविटेबल है। लेकिन ऐसे जो भी इश्यूज आते हैं दे शुड बी रिजॉल्व्ड इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कीपिंग द लार्जर नेशंस इंटरेस्ट इन माइंड। तो ये सारा का सारा इशू आपके GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो यू मस्ट नो कि IAS कैडर रूल्स को क्या चेंजेस आए हैं और क्यों कुछ स्टेट्स इसको लेकर अपोज कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर जो नीति आयोग का प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड है। तो नीति आयोग ने तकरीबन 72,000 करोड़ का एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्रपोज किया है फॉर ग्रेट निकोबार, जिसे लेकर काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंटल कंसर्न्स उठ रहे थे एंड जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया। कोई भी ऐसा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जिससे लगता है कि इन्वायरमेंट पे कुछ इम्पैक्ट हो सकता है तो उस चीज़ को असेस किया जाता है। तो इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया जिसे लेकर कुछ सीरियस क्वेश्चंस यहाँ पे रेज हुए हैं अबाउट लाइक सबमिशन ऑफ इनकरेक्ट एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। कहा जा रहा है कि साइंटिफिक इनएक्यूरेसी है, देयर वाज सम फेलियर टू फॉलो द एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स एज वेल। तो जिस वजह से ये पूरा का पूरा ग्रेट निकोबार आइलैंड की इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट न्यूज़ में आई है। यहाँ से हमारे लिए ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बेसिकली ग्रेट निकोबार में नीति आयोग का कौन सा प्रोजेक्ट है जिसे लेकर ये कंसर्न्स उठ रहे हैं। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए 2020 में ये कहा दैट दीज आइलैंड्स विल बी डेवलप्ड एज मैरीटाइम एंड स्टार्टअप हब्स। तो किस तरह अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को इस तरह से मैरीटाइम एंड स्टार्टअप हब में बदला जाएगा, इसे लेकर नीति आयोग का प्रोजेक्ट आता है इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड। एंड ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा, एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, एक पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा इन ग्रेट निकोबार और साथ ही में एक टाउनशिप कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बनाया जाएगा विच विल बी स्प्रेड ओवर 166 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट थी इट वाज एस्टिमेटेड अराउंड 75,000 करोड़ एंड ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर नीति आयोग ने पायलट किया। लेकिन इस नीति आयोग के प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रेज हुए, जैसे कि इस पूरे के पूरे एरिया में सेस्मिक और सुनामी हज़ार्ड्स को लेकर डिटेल्स नहीं प्रेजेंट की गई। जो वहाँ पे टाउनशिप आएगा और इतने बड़े लेवल पे जो डेवलपमेंट हो रही है उसको लेकर जो फ्रेश वाटर रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी होगी, डिमांड कितनी होगी और कहाँ से इसको मीट किया जाएगा, ऐसी डिटेल्स को यहाँ पे शेयर नहीं किया गया। और साथ ही में यहाँ पे हमारे पास जायंट लेदर बैक टर्टल के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर, इन सारी चीज़ों को डिटेल के अंदर डिस्कस नहीं किया गया। एंड साथ ही में जो प्रोजेक्ट जो प्रपोज किया गया है जितने बड़े एरिया के अंदर टाउनशिप बनने वाली है
इसकी वजह से कितने ट्रीज़ को काटा जाएगा, इसकी डिटेल भी शेयर नहीं की गई, क्योंकि जहाँ पे ये प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया है दैट एरिया हैज़ फाइनेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो उस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कट किया जाएगा तभी ये प्रोजेक्ट होगा, बट कितने ट्रीज़ को काटा जाएगा और उसकी इम्पैक्ट क्या होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी कंसर्न्स रेज किए गए। एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे हमारे पास देयर इज़ अ एरिया विच इज़ कॉल्ड एज गैलेथिया बे। गैलेथिया बे को लेकर बहुत इश्यूज रेज हुए बिकॉज दिस इज़ द प्रपोज साइट ऑफ पोर्ट। एंड बेसिकली नीति आयोग का ये जो प्रपोजल है उसका ये एक तरह से सेंटर पीस है। तो गैलेथिया बे जहाँ पे पोर्ट तो बनेगा ही बनेगा, बट इट इज़ एन आइकॉनिक नेस्टिंग साइट इन इंडिया फॉर द जायंट लेदर बैक टर्टल्स। यहाँ पे जायंट लेदर बैक टर्टल की ये नेस्टिंग साइट है एंड दीज टर्टल्स आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेरीन टर्टल्स। तो अगर यहाँ पे पोर्ट बनता है तो किस तरह की क्या इम्पैक्ट होगा इन टर्टल्स के ऊपर, इसको लेकर कंसर्न्स रेज किए गए। ऑल्सो कुछ पिछले सालों में जो इकोलॉजिकल सर्वेस किए गए हैं वहाँ से ये पता चला है कि जो गैलेथिया बे वाला एरिया है वहाँ पे बहुत सारी न्यू स्पीशीज़ को डिस्कवर किया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे निकोबार श्रू मिला है विच इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ग्रेट निकोबार क्रेक यहाँ से रिसेंटली मिला, निकोबार फ्रॉग यहाँ पे मिलता है, निकोबार कैट स्नेक, अ न्यू लिजर्ड, अ स्नेक हैज़ बीन फाउंड ओवर हियर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे अगर पोर्ट बना दिया जाता है तो किस तरह से इन स्पीशीज़ के ऊपर इम्पैक्ट होगा, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स रेज किए गए थे। एंड ये भी कहा जा रहा था कि ये जो साइट पोर्ट के लिए जो साइट सेलेक्ट की गई है इट हैज़ बीन मेनली डन ऑन टेक्निकल एंड फाइनेंशियल क्राइटेरिया, लेकिन इसका जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है वो इग्नोर नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जानी थी कि देखा जाए कि इस जो प्रोजेक्ट है इसका टेरेस्ट्रियल और जो मेरीन बायोडाइवर्सिटी है इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। इस पोर्ट से इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट को स्टडी किया जाए, टर्टल्स और किस तरीके से रिस्क को हैंडल किया जाएगा, उन सब चीज़ों को लेकर एक असेसमेंट की जाए। ऑल्सो जो निकोबार आइलैंड्स हैं, रादर ये पूरा अंडमान एंड निकोबार वाला जो एरिया है यहाँ पे सेस्मिक और सुनामी का हज़ार्ड मैप बनाया जाए, कितना रिस्क है इसे असेस किया जाए, और साथ ही में एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान, किस तरीके से यहाँ पे लेबर आएगा, लेबर काम करेगा, इसका पूरा का पूरा कल्मुलेटिव इम्पैक्ट, एक हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडी यहाँ पे की जाए कि कितना सरफेस वाटर है, कितना ग्राउंड वाटर है, डिमांड कितनी होगी, सप्लाई कहाँ से की जाएगी। तो इस पूरी चीज़ को लेकर असेसमेंट की गई थी। इसकी जो रिपोर्ट आई है इसको लेकर काफ़ी कंसर्न्स उठे हैं। हमारे लिए यहाँ पे ग्रेट निकोबार जोग्राफिकल लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी हो गया है, तो सबसे पहले इसकी जोग्राफी भी कवर कर लेते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार में हमारे पास दो तरह के आइलैंड्स हैं, वी हैव अंडमान आइलैंड्स एंड देन वी हैव निकोबार आइलैंड्स। ठीक है जी। तो जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है दिस इज़ दी सदर्न मोस्ट आइलैंड। अगर हम निकोबार आइलैंड्स में भी देखें तो ये सबसे सदर्न मोस्ट जो आइलैंड है दैट इज़ योर निकोबार आइलैंड। काफ़ी यूनिक है, यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का पूरा यूनिक इकोसिस्टम हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इट्स वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटीज़। यहाँ पे डिफरेंट तरह के ट्रीज़, एंजियोस्पर्म्स, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, ये सब यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा फौना भी हमें यहाँ पे मिलता है विच इज़ एंडेमिक टू दिस पर्टिकुलर एरिया ओनली, जो कि इसके अलावा और कहीं नहीं मिलता। एंड इसीलिए इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए ग्रेट निकोबार इज़ बेसिकली अ बायोस्फीयर रिजर्व एंड एक काफ़ी वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इकोसिस्टम ग्रेट निकोबार में आपको मिलता है विद ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं with the height which can reach to 242 meters and coastal plains भी यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही में इस एरिया में ट्राइब्स भी रहती हैं, जैसे कि there's a Mongoloid शॉम्पेन ट्राइब अराउंड 200 है नंबर्स में। एंड इस ग्रेट निकोबार का जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये उन फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं अलॉन्ग सम रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। So Mongoloid Shompen tribe, they are mainly hunters and food gatherers and they are solely dependent upon forest and marine resources for their sustenance. इससे पहले यहाँ पे निकोबारीज भी रहते थे
लेकिन 2004 की सुनामी की वजह से उनकी जो सेटलमेंट्स थी वो डिवास्टेट हो गई थी, तो इनको दोबारा से रीसेटल किया गया था. दे वर रीलोकेटेड इन दी नदर्न कोस्ट. कैंपल बे वाला जो एरिया है, एफ्रा बे वाला एरिया है, वहाँ पे उनको रीलोकेट किया गया था. ऑल्सो वन लास्ट चीज़ जो आप यहाँ पे नोट करेंगे, दैट अंडमान एंड निकोबार, इन दोनों के बीच में आपको एक वाटर बॉडी मिलती है जो कि दोनों को सेपरेट कर रही है. ऊपर नॉर्थ में अंडमान आइलैंड्स हैं और नीचे साउथ में निकोबार आइलैंड्स हैं. यहाँ से जो लैटीट्यूड पास करता है दैट इज़ 10 डिग्री नॉर्थ. ठीक है जी, अंडमान एंड निकोबार के बीच में जो वाटर बॉडी है वहाँ से जो मेजर लैटीट्यूड पास करता है दैट इज़ 10 डिग्री नॉर्थ. इसीलिए कह देते हैं दैट 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार. 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो आज ही अपने एटलस में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के मैप को ओपन करेंगे, वहाँ पे ग्रेट निकोबार को मार्क करेंगे एंड किस तरह अंडमान एंड निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल पास कर रहा है इसको भी आप वहाँ पे नोट करेंगे. निकोबार आइलैंड्स में सबसे नॉर्थ में आपको मिलता है कार निकोबार और सबसे साउथ में है ग्रेट निकोबार. अंडमान की अगर हम बात करें तो अंडमान के नॉर्थ में नॉर्थ अंडमान है, देन कम्स मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान एंड देन लास्टली कम्स लिटिल अंडमान. ठीक है, तो अंडमान के साउथ में आपको लिटिल अंडमान मिलेगा. आगे बढ़ते हैं. हमारी नेक्स्ट न्यूज़ बुर्किना फासो से है. सो बुर्किना फासो की आर्मी ने रिसेंटली अनाउंस किया दैट दे हैव आउस्टेड द प्रेसिडेंट रॉच कबोरे एंड दे हैव ऑल्सो सस्पेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसॉल्व द गवर्नमेंट एंड दे हैव ऑल्सो क्लोज द कंट्रीज बॉर्डर. नाउ अगर हम वेस्ट अफ्रीका को देखें, बुर्किना फासो के अलावा माली और गिनिया भी ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी गवर्नमेंट्स दे हैव बीन टॉपल्ड अप. Also, 2021 में वी हैव अ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री ओवर हेयर, चैड. इसकी भी जो गवर्नमेंट है वो 2021 में उसे भी मिलिट्री ने टुक ओवर कर दिया था. जब वहाँ के प्रेसिडेंट इड्रिस डेबे ही डाइड इन फाइटिंग द रेबल्स एंड जिसके बाद इवन चैड वाज ओवरटेकन बाय द मिलिट्री एंड यहाँ पे चैड, माली, गिनिया एंड उसके बाद अब रिसेंटली बुर्किना फासो से न्यूज़ आती है दैट वहाँ पे भी आर्मी रूल हो चुका है. ना अगर थोड़ा सा बुर्किना फासो का बैकग्राउंड देखें तो ये पहले एक फ्रेंच कॉलोनी थी एंड जब से इन्होंने इंडिपेंडेंस गेन की है इन 1960 तब से ही बुर्किना फासो कॉन्स्टेंटली इंस्टेबिलिटी फेस कर रहा है. एंड बुर्किना फासो इस कंट्री का जो नेम है इसका मीनिंग है लैंड ऑफ ऑनेस्ट मेन. सो बुर्किना फासो मीन्स लैंड ऑफ ऑनेस्ट मेन एंड दिस नेम वॉज एक्चुअली पिक्ड बाय अ रेवोल्यूशनरी मिलिट्री ऑफिसर थॉमस सनकारा. जब वो 1983 में पावर में आए तब उन्होंने ये नेम पिक किया, बट ही वॉज ऑल्सो टॉपल्ड एंड किल्ड इन 1987. सो काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी बुर्किना फासो में, रादर वी कैन से क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी बुर्किना फासो में चल रही थी एवर सिंस देयर इंडिपेंडेंस इन 1960. नाउ 2015 से बुर्किना फासो हैज़ बीन फाइटिंग अगेंस्ट इस्लामिक इंसर्जेंसी एंड आसपास के जो कंट्रीज़ हैं स्पेशली माली, वहाँ से ये स्पिल ओवर हुई एंड इसकी वजह से देयर वाज अ फ्यूल्ड एंगर इन मिलिट्री एंड ऑल्सो इस इंसर्जेंसी की वजह से जो यहाँ की इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट इंडस्ट्री थी वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी. ना बुर्किना फासो को अगर हम समझें तो सबसे पहले तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, कहीं से भी किसी भी सी और ओशन को ये टच नहीं करता एंड लैंडलॉक कंट्री होने के साथ साथ इट्स अ गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गोल्ड माइंस हैं, गोल्ड प्रोड्यूस किया जाता है, बट स्टिल बुर्किना फासो इज़ वन ऑफ द वेस्ट अफ्रीकाज पुअरेस्ट कंट्री. यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई ही नहीं है. बहुत बार यहाँ पे मिलिट्री कू हो चुके हैं एवर सिंस 1960. यहाँ पे जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स हैं उन्होंने बुर्किना फासो की कुछ टेरिटरी पे भी कंट्रोल किया हुआ है and they have also forced the residents of that area to abide by the harsh versions of Islamic law. तो जो मिलिट्री स्ट्रगल थी वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वर्सन अप हो चुकी थी विद दिस इंसर्जेंसी एंड जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो ड्रेन हो चुके हैं, जिसकी वजह से कबोरो ही हैज़ ऑल्सो फेस्ड द वेव्स ऑफ प्रोटेस्ट. काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन सिविलियंस और सोल्जर्स के अंदर इस पूरी चीज़ को लेकर था एंड ये पूरा डिसकंटेंट इस इशू को लेकर काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो गया जब लास्ट ईयर नवंबर में एज 53 पीपल वर किल्ड
because of this Islamist insurgency. तो अनाउंसमेंट आती है, इट साइटेड द डिटेरिएशन ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशन एंड आर्मी ने इसे डिस्क्राइब किया कि दिस इज़ बेसिकली कबोरोज इनएबिलिटी टू यूनाइट द वेस्ट अफ्रीकन नेशन, एंड इसीलिए उनको इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करना पड़ा इस चैलेंज को लेकर, मेनली पॉइंटिंग टूवर्ड्स द इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी. ना ये जो स्टेटमेंट है इसको नेम किया गया था एज एन एंटिटी कॉल्ड द पेट्रियाटिक मूवमेंट फॉर सेफ गार्ड एंड रेस्टोरेशन, MPSR. ना इसके अंदर आर्मी के जितने भी सेक्शंस हैं वो यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, और NPSR ने कहा दैट बहुत जल्दी वो एक कैलेंडर इशू कर देंगे ताकि जो कंट्री है वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है वो रिटर्न हो सके. दे विल फ्रेम अ रीजनेबल टाइम फ्रेम, एंड पूरे के पूरे कंट्री के जो नेशन है उसके हर एक सेक्शन के साथ कंसल्ट करके यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश किया जाएगा. मिलिट्री ने ये भी अनाउंस किया कि बुर्किना फासो के जो बॉर्डर्स हैं उन्हें यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है. ना इस पूरे इशू को लेकर बुर्किना फासो को काफ़ी ग्लोबल रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं. फॉर एग्जांपल अफ्रीकन एंड जो वेस्ट पावर्स हैं दे हैव डिनाउंस्ड व्हाट दे हैव कॉल्ड अटेम्प्टेड कू, एंड यूरोपियन यूनियन ने डिमांड की है कि जो प्रेसिडेंट हैं उनको इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए. ऑल्सो यूनाइटेड स्टेट्स हैव ऑल्सो कॉल्ड फॉर द रिलीज ऑफ प्रेसिडेंट, और उन्होंने अर्ज किया जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं to respect the Burkina Faso's constitution and civilian leadership and to release the president of Burkina Faso. इसे लेकर इवन यूनाइटेड नेशंस की स्टेटमेंट भी आई है. यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने भी स्ट्रांगली कंडेम किया है कि इस तरह से गवर्नमेंट को बाय फोर्स बाय आर्म टेक ओवर नहीं किया जा सकता, एंड दे ऑल्सो हैव कॉल्ड द कू लीडर्स टू ले डाउन देयर वेपन एंड दोबारा वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसे रीइंस्टेट किया जाए. वेल यहाँ पे हमारे पास अफ्रीकन यूनियन जो कि एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है, इसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 55 कंट्रीज़ इसमें इंक्लूड होते हैं, उन्होंने भी इस पूरी की पूरी सिचुएशन को कंडेम किया. एंड यहाँ पे एक रीजनल ब्लॉक है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, ECOWAS, इन्होंने भी इस पूरी की पूरी सिचुएशन को कंडेम किया, एंड दे आर ऑल्सो सेइंग दैट द प्रेसिडेंट शुड बी रिलीज्ड, एंड जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे दोबारा रीइंस्टेट होनी चाहिए. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल अगैन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है. हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा कि इस पूरी टेंशन्स को देखकर नेटो ने अपने ट्रूप्स को ऑन अलर्ट कर दिया है. दे हैव ऑल्सो डिप्लॉयड द ट्रूप्स टुवर्ड्स द ईस्टर्न यूरोप. इस पूरी टेंशन को देखते हुए, इसको रिस्पॉन्ड करते हुए रशिया ने अपनी न्यू मिलिट्री एक्सरसाइजेज लॉन्च कर दी हैं नियर यूक्रेन एंड इन द क्रीमियन पेनिनसुला, जिसे रशिया ने 2014 में एनेक्स किया था. वहाँ पे रशिया भी अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रहा है, और इसको लेकर वो रीज़न ये दे रहा है कि US ने नेटो ने जो टेंशन्स को इंक्रीज़ कर दिया है क्योंकि उन्होंने ट्रूप्स को ऑन अलर्ट कर दिया है इन दैट एरिया, सो जिसको लेकर रशिया ने भी अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं. सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. इस वीडियो लेक्चर में हमने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है जो कि हमारे UPSC एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. आई होप यू गाइज enjoyed this lecture. So that is all from my side. Thank you very much. Thanks for watching Droanacharya IAS YouTube channel. Thank you.